नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। आप सभी का हमारे इस खास शो में बेहद स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों की, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर है जो हैरान करने वाली है, जो परेशान करने वाली है। वो खबर है ग्रेटर नोएडा से, जिसने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। दहेज के नाम पर प्रताड़ना की गई, फिर मारपीट, और जब सारी हदें पार की तो बहू की बेरहमी से हत्या कर दी। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी खबर है बाढ़ और बारिश से शहर सह तबाही मची हुई है, जिसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं जल भराव से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। तीसरी खबर वोट अधिकार यात्रा की है, जिसका आज 8वां दिन है। कहां पहुंची वोट अधिकार यात्रा, ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद चौथी खबर और आखिरी खबर है एमएनएस की गुंडागर्दी की, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक प्रवासी युवक के साथ मारपीट की, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए बहू की हत्या कर दी गई। पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर पेट्रोल डालकर जिंदा ही जला दिया गया। पति और सास पर बहू की हत्या का आरोप है और आरोपी पति को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी सास अभी फरार है। तलाश में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के कासनाथ थाना क्षेत्र से एक भयानक मामला सामने आया, जहां दहेज के चक्कर में एक बहू के साथ कुछ ऐसा किया गया कि जिसे जान से अपने हाथ धोना पड़ा, और उस घटना के बाद लोगों के होश फाख्ता हो गए। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को पहले बुरी तरीके से पीटा और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दिया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल दादरी के रूपबास की रहने वाली निक्की और उसकी बहन की शादी साल 2016 में सिरसा गांव के रहने वाले विपिन और उसके भाई के साथ हुई थी। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में होने से घर वाले भी खुश थे। हालांकि शादी के कुछ सालों के बाद ही निक्की और विपिन में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। शादी में मायके वालों ने अपनी हैसियत के अनुसार खर्च किया, लेकिन ससुराल पक्ष संतुष्ट ही नहीं था। वो निक्की को दहेज के लिए लगातार परेशान कर रहे थे। ससुराल वालों ने 35 लाख रुपए की मांग कर डाली थी। दहेज की रकम न मिलने पर विपिन और उसकी मां निक्की के साथ अक्सर मारपीट करते थे। विपिन शराब पीने का आदी था। अक्सर शराब पीकर घर आता और निक्की के साथ मारपीट करता था। निक्की मारपीट का विरोध करती तो दोनों माँ बेटे मिलकर उसे मारते थे। मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने। ना चूल्हा चले ना चलंदे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। फिर ये मत बोलना तुमने क्या कर दिया, फिर हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। पूरा गांव, पूरा समाज सब हमारे साथ है। बताती थी, सब समाज डांट देता, बेटिया होता है गुजरों में सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा समझो, घर को चलाओ, बिटिया घर को चलाओ। आज चलाते चलाते आज बिटिया खो दी हमने अपनी। बिटिया खो दी, ये परिजनों का दर्द है, ये परिजनों की पीड़ा है। उस पीड़ा, उस दर्द को समझना बेहद जरूरी है। तो पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या किया, समझिए। पति, जेठ, सास और ससुर पर केस दर्ज किया। निक्की का पति जो है विपिन, वो गिरफ्तार हुआ है। 3 आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। तो आरोपियों तक पुलिस फिलहाल अभी तक नहीं पहुंच पाई है। 3 आरोपी अभी भी फरार है। जेठ, सास और ससुर, ये कहां हैं, उसकी तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। तो ग्रेटर नोएडा की ये घटना न सिर्फ समाज को झकझोरने वाली है, बल्कि बताती है, समझाती है कि अगर अत्याचार सहेंगे तो अंत कमोबेश इसी तरह का होगा, क्योंकि ये बल मिलता है और उसी का परिणाम ये निकला। शुरुआत में ही परिवार वालों को शामिल किया जाता, पुलिस वालों को शामिल किया था। जिस दिन पहला हाथ उठाया था तो शायद ये नौबत ना आती, लेकिन ये घटना परेशान करने वाली है, विचलित करने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 3 जो लोग थे, जेठ, सास और ससुर, ये कहां गायब हैं। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। निक्की को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, हाथों में बैनर हैं, तख्तियां हैं। लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। जाहिर तौर पर जो घटना हुई है वो ना सिर्फ हैरान करने वाली है, बल्कि परेशान करने वाली भी है। तो ये उस समय की तस्वीरें हैं जिस समय प्रदर्शन किया जा रहा था, और बैनरों पर लिखा भी हुआ है जस्टिस फॉर निक्की।
लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये वो तस्वीरें हैं, तस्वीरें ब्लर इसलिए कर दी गई है कि क्योंकि तस्वीरें बेहद विवश हैं, उनको दिखाया नहीं जा सकता बिना ब्लर किए हुए, इसलिए इन तस्वीरों को ब्लर किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अनुराग, इस मामले में जो 3 आरोपी हैं, सास, ससुर और जेठ, ये अभी भी फरार है। पति गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस की तरफ से टीमें गठित कर दी गई हैं। जांच कहां तक पहुंची और परिजन जो हैं पीड़ितों के, उनकी मांग क्या है, जरा दर्शकों को विस्तार से बताइएगा। देखिए आशीष जी, मैं इस समय उसी सिरसा गांव में मौजूद हूं और उसी हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप अपनी बात को रखिए पूरा। जी जी जी, मेरी आवाज वापस मुझे ही सुनाई दे रही है। कोई बात नहीं, आप अपनी बात को कहिए, मैं इको वाला प्रॉब्लम खत्म करवाता हूं। जी, इको हटाइएगा जी। प्लीज, अपनी बात पूरी करिए। जी 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 जी, उसी घर के सामने मैं मौजूद हूं। आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही घर है जहां पर निक्की की बीते गुरुवार को पेट्रोल डालकर जलाकर हत्या की गई है। और इस मामले में पुलिस ने उनके पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में सास, ससुर और जेठ फरार हैं। इस घर पर ताला लगा हुआ है और सभी लोग फरार हैं। पुलिस का कहना है टीमों का गठन कर दिया गया है, जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, एक सवाल अनुराग ये है कि आखिर ये तीनों के तीनों कहां गायब हो गए? जो सास है, जिसकी भूमिका इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही है, जो मार रही है, पेट्रोल डाला जा रहा है और आग लगा दी जा रही है, रातों रात कहां गायब हो गई? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, पुलिस उस तक पहुंच क्यों नहीं पाई? देखिए आशीष जी, पुलिस के कुछ अधिकारियों से हमारी बात भी हुई है। उन्होंने बताया है कि भाई सास, ससुर और जेठ, इनकी संलिप्तता इस मामले में कितनी है, उसकी अभी जांच भी की जा रही है। अरे किस बात की जांच की जा रही है? तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रही है मारते पीटते हुए। अब कौन सी जांच कर रहे हैं वो? जी जी जी, बिल्कुल जांच करने की वो जरूर बात कह रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि सास उसके पति के साथ निक्की को मार पीट रही है, लेकिन फिर भी अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। और इसी बात का परिजनों को रोष है कि पति विपिन को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सास, ससुर और जेठ की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वही सवाल है मेरा अनुराग कि कहां गायब हैं? पुलिस कह रही है कि उन्होंने टीमों का गठन कर दिया है। कितनी टीमें गठित हुई हैं? किस तरीके से ट्रैक किया जा रहा है? देखिए, तीन टीमें गठित हुई हैं। इस मामले में सूत्रों से यह भी पता चला है आरोपी सास, ससुर और जेठ पुलिस की हिरासत में हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। नहीं अनुराग, अभी आप कह रहे हैं कि सास, ससुर और जेठ फरार चल रहे हैं, उनके लिए टीमों का गठन कर दिया गया, 3 टीमों का। फिर आप ये कह रहे हैं कि ये पुलिस हिरासत में है। आशीष जी, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। अच्छा। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इन तीनों को हिरासत में ले लिया जा चुका है। इनसे पूछताछ की जा रही है, आखिर क्या मामला था, क्यों इतना इस महिला को प्रताड़ित किया गया कि उसको जला के मारा गया। नहीं, अगर इनको हिरासत में ले लिया गया है तो पुलिस आखिर बयान क्यों नहीं दे रही है?
कि हिरासत में ले लिया गया चारों आरोपियों को? देखिए, पुलिस की भी अपनी बहुत सारी चीजें रहती होगी, इन्वेस्टिगेशन है, उसमें उनको ये भी जांच पड़ताल करनी है कि बीते कुछ समय से इनका क्या विवाद चल रहा था, कितना इन पे दहेज की मांग चल रही थी, और आरोपियों से भी बात होगी, उनके परिजनों के भी बयान लेंगे कि आखिर कितनी बार इनके बीच मारपीट हुई है, क्या इनको समझौता कराने के लिए आसपास के लोग और उनके परिजन, निक्की के परिजन आए थे, क्या है, बहुत सारी चीजें इसमें अरे भी निकल के अनुराग, आएंगी। अब बात समझौते से आगे निकल गई। एक बेटी को जिंदा जलाकर मार दिया गया, इसमें बैकग्राउंड में क्या हुआ उसको जानने की जरूरत नहीं है। जो प्रेजेंट में हुआ उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज हुआ है, आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाना चाहिए और सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका जुड़ने के लिए। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। थराली में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। कई लोगों को बचाया गया है, अभी भी कई लोग लापता है। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। तो जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। यात्रियों और स्थानीय लोगों को नाले, नदियों, जलधाराओं, कच्चे मकानों और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। कठुआ में ब्रिज टूटने के बाद हालात बिगड़ गए हैं और सैलाब देखने को मिल रहा है। तो जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश जो है वो हो रही है। नदी, नालों और नदियों में जलधाराएं जो हैं वो भरी हुई दिखाई दे रही है। कच्चे मकानों और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की लोगों को सलाह दी गई है। अगर कठुआ में बात करें तो ब्रिज टूटने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। तो पहाड़ी इलाके में भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। अब बात राजधानी दिल्ली की भी करते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। खतरे के निशान के पास पहुंचा है यमुना नदी का जलस्तर। भारी बारिश के बाद लगातार जलस्तर बढ़ा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और उसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजस्थान के बारां में कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल में 3 दिन से छात्राएं फंसी हुई हैं। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण हॉस्टल में पानी भर गया है। क्षेत्रीय विधायक और प्रशासन को सूचना मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। हॉस्टल परिसर और आसपास पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने खाने पीने की सामग्री का इंतजाम कराया है। फिर ट्रैक्टर की मदद से छात्राओं को हालचाल जाना है, रेस्क्यू किया गया है। ये वो तस्वीरें हैं राजस्थान के बारां से। तूफानी बारिश ने सवाई माधोपुर क्षेत्र में हाहाकार मचा दिया है। गांव जलमग्न हो गए हैं। शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। ऐसे में लोग डूबने और बहने लगे हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। इसी दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली उफनते नाले में पलट गया। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रही थी। एसडीआरएफ के कई कर्मचारी और अधिकारी ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। इस दौरान पानी के बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई। हालांकि टीम के सदस्यों ने तुरंत खुद को संभाला। राहत टीम को ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली के हादसे का शिकार होने का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। अब बात वाराणसी की करते हैं। यूपी के वाराणसी में भारी बारिश से मुसीबतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। जलभराव के बीच एक शख्स सड़क पर ही लेट गया। गद्दा बिछाकर शख्स सड़क पर लेटा है। वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हो रहा है। तो ये वो तस्वीरें देखिए। ये बनारस का अपना मिजाज है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जोड़ रहे हैं। रमन, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर बाढ़ बारिश जो लगातार हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, उसने मुसीबतों को बढ़ा दिया है। खासकर 3 इलाके की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें। मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है और कितने दिन लोगों को अलर्ट पर रहना पड़ेगा और कमोबेश हालात ऐसे ही रहेंगे? रमन,
देखिए आशीष, मेरे पीछे की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों पर किस कदर बारिश हो रही है, जिसका सैलाब जो है तवी नदी में उफनता हुआ नजर आ रहा है। अमूमन सूखी पड़ी हुई तवी नदी इस समय उफान पर नजर आ रही है पूरी तरीके से, और मौसम विभाग ने पहले ही इस बात को लेकर जानकारी दी थी कि शनिवार से जो है वो मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ेगा और लगातार आने वाले 2-3 दिनों तक ये हालात जो है वो इसी तरीके से बने रहेंगे। अभी भी एक मैसेज जो है वो मौसम विभाग की तरफ से आया है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले 48 घंटों तक कई जगह पर जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं जो है वो सामने आ सकती है। साथ ही साथ में फ्लैश फ्लड नदियों में होगा, नालों में होगा, इसलिए कम से कम नदी और नालों से दूर रहने की हिदायत जो है वो आम जनमानस को जो है वो दी गई है। निश्चित रूप में पिछले करीबन 1-1.5 महीने से लगातार मौसम जो है वो कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। नदी नाले तूफान पे हमने देखा कि किस तरीके से धराली में जो है वो बादल फटने की घटना आई। उसके बाद हमने देखा कि किश्तवाड़ के शशोती में जो बादल फटा उसमें कई लोगों के जो है वो करीबन 70 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 30-35 लोग अभी भी जो है वहां लापता बताए जा रहे हैं। इनकी 100 के करीब में वहां पर मृत्यु जो है वो हुई है। इसके साथ ही तस्वीरें जो है वो चाहे जी। चिनाब दरिया की हो, चाहे झेलम दरिया की हो, सिंध दरिया की हो, या फिर जम्मू की तवी नदी जो है वो पूरी तरीके से उफान पर नजर आ रही है। और इससे आप समझ सकते हैं कि अभी लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अभी भी 48 घंटों तक का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और यहाँ पर ये 48 घंटों के बाद मौसम ठीक हो जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आने वाले करीबन सितंबर 10 तारीख तक कमावेश इसी तरीके से मौसम रहेगा। पिछले दिनों हमने कल देखा कि किस तरीके से रियासी में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। कठुआ में एक गाड़ी स्लिप होकर नाले में जा गिरी, जी। जिसमें एक एडवोकेट की जो है वो जो गाड़ी चला रहे थे उनकी मौत हो गई। लगातार जो है अगर देखेंगे तो कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है मौसम, और आने वाले कुछ दिनों तक ये हालात जो है वो कमावेश इसी तरीके से बने रहेंगे। इस बात की अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। जी आशीष जी, बहुत शुक्रिया रमन आपका जुड़ने के लिए। रमन हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आज वोट अधिकार यात्रा का 8वां दिन है। पूर्णिया से अररिया तक निकलेगी ये यात्रा। राहुल गांधी और तेजस्वी गांधी इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। कथित वोट चोरी के खिलाफ ये यात्रा हो रही है। बिहार में कथित वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का पहला हफ्ता पूरा हो चुका है। वोट अधिकार यात्रा के जरिए राहुल तेजस्वी मोदी सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। अगले हफ्ते प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता भी यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस खेमे में इस बात को लेकर बेहद उत्साह है। तेजस्वी यादव का बयान आपको सुनवा देते हैं। एसआईआर जो प्रक्रिया हुई है उसमें आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है कि नहीं होता, जातीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है कि नहीं होता, घूस लिया जाता है कि नहीं लिया जाता, घूसखोरी बढ़ी है, अफसरशाही बढ़ी है। अब तक केवल एसआईआर के प्रक्रिया में ही 4,000 करोड़ रुपए, कितना 4,000 करोड़ रुपया केवल आवासीय प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र लेने के लिए इन अधिकारियों ने, भ्रष्ट सरकार ने लेने का काम किया। ये पैसा सब भाजपा के नेता चुनाव में लगाने का काम करेंगे, इसलिए भ्रष्टाचार लगातार जो है बढ़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आयुषी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आयुषी, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो अब तक 18 जो जिले हैं वो कवर किए जा चुके हैं। माफ करिएगा, 8 जिले कवर किए जा चुके हैं। 18 विधानसभा सीटें कवर की जा चुकी हैं। और यह अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि 2020 में इन 18 में से 12 पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। आगे कारवां कैसे चलता रहेगा और इसमें कौन कौन से नेता शामिल होते रहेंगे, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल आशीष, जिस तरह से राहुल गांधी जो है इन दिनों यात्रा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ना सिर्फ महागठबंधन के लिए बल्कि कांग्रेस की खोई हुई जमीन वो तलाश रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर कांग्रेस एक समय से मजबूत रही है और आज वहां पे कांग्रेस का अस्तित्व धूमिल होते जा रहा है या फिर कांग्रेस डगमगाए हुए पोजीशन पर है। और ऐसे में राहुल गांधी की अभी स्ट्रैटेजी यही है कि न सिर्फ वो महागठबंधन को मजबूत करे बल्कि वो कांग्रेस के लिए भी जो उनका खोया हुआ जनाधार है वो उनको वापस लेकर आ पाए। और ऐसे में आपको बता दें कि आज जो उनकी यात्रा है वो पूर्णिया में है, और ऐसे में यहाँ पे भी सबकी नजर टिकी होंगी कि आखिर राहुल गांधी जिस तरह से इन दिनों आक्रामक नजर आ रहे हैं,
वो अपनी बात जनता के अंदाज में कहते नजर आ रहे हैं। मतलब राहुल गांधी का एक अलग अंदाज हुआ करता था, ये एक सॉफ्ट स्पोकन नेता हमेशा से रहे हैं। हमने इन्हें सिर्फ संसद के पटल पे ही ऊंची आवाज में बात करते देखी है, लेकिन इन दिनों बिहार की गलियों और चौराहों पर राहुल गांधी जिस अंदाज में बात करते नजर मानो कि उन्हीं जनता के बीच में से वो उठ के खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आशीष, यहाँ पे साफ तौर पे आज पूर्णिया में उनकी यात्रा है और वोटर अधिकार यात्रा में के लिए अच्छा, एक जानकारी जल्दी से बता दीजिएगा कि पूर्णिया में यात्रा है, पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव। पिछली बार उनको रथ में नहीं चढ़ाया गया था, इस बार जीप में सीट मिलेगी क्या उनको? इस बार सारी नाराजगी दूर की जा रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव। जो कमियां रह गई थी उस एक दिन की यात्रा में राहुल गांधी के, वो इस बार इस पद यात्रा में पूरी की जा रही है। और पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, उनका क्षेत्र है। पप्पू यादव एक तरफा सपोर्ट अभी तक करते आए हैं राहुल गांधी को और उनकी पूरी यात्रा को। और ऐसे में आज पप्पू यादव का दिखाने का दिन है कि वो अपने क्षेत्र में उनका कितना वर्चस्व है और राहुल गांधी के लिए वो उस क्षेत्र से क्या दे सकते हैं। तो बिल्कुल आज का दिन भी महत्वपूर्ण है पप्पू यादव के लिहाज से। और देखिए, कन्हैया कुमार भी उनमें से एक थे जिनको रथ पे नहीं बैठाया गया था, और हमने इन दिनों देखा है किस तरह से कन्हैया को भी राहुल के साथ मंच शेयर करने का मौका मिला है बार बार। तो बिल्कुल जो राहुल गांधी पिछली यात्रा में एक दिवसीय जो बिहार यात्रा में उन्होंने गलती की थी, इस बार उस पद यात्रा में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह की कोई भी तस्वीर जनता और मीडिया के बीच ना जाए जहां पे भेदभाव करने के आरोप लगे। बहुत शुक्रिया आयुषी आपका जुड़ने के लिए। आयुषी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नासिक में प्रवासी युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। मनसे कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई की है, कार टकराने पर यह विवाद हुआ है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। मनसे ने युवक से मराठी में बात करने को कहा। बहस बढ़ने के बाद एक कार्यकर्ता ने युवक को थप्पड़ मार दिया। तो ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब बहसबाजी हो रही थी। और इसी में मनसे कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ मार दिया। तो जो भाषा विवाद है वो गहराता जा रहा है और भाषा विवाद को मनसे और उसके कार्यकर्ता जो हैं वो एक अहम मुद्दा बना रहे हैं। और मनसे की इसी बाबत को लेकर जो गुंडागर्दी है वो स्पष्ट तौर पर महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। एक कार्यकर्ता ने युवक को थप्पड़ मार दिया केवल इस बात पर क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पाया था। मनसे कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई की है, वो वीडियो भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय नजर आ रहा होगा।